नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी भूमिका। तानिया ने जैसे ही सुबह अखबार में पढ़ा कि आज तंबाकू निषेध दिवस है तो उसने सुलेख से तुरंत कहा, सुलेख, क्या तुम्हें मालूम है आज तंबाकू निषेध दिवस है? यह तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है और बाजार में खुलेआम तंबाकू बिक भी रही है? आखिर क्या है इस दिवस को मनाने का प्रयोजन, और क्या कोई एक भी व्यक्ति इस दिवस को मान्यता देते हुए तंबाकू त्याग करता होगा? सुलेख को लगा तानिया उस पर कटाक्ष कर रही है। यह सब सुनाकर क्या तुम मुझे ताने दे रही हो? अपने मुंह के छालों के कारण मैं पहले ही परेशान हूं। यही होता है, दोनों के बीच संवादहीनता की स्थिति होती है या कटुता की। सामान्य भाव से न कोई कुछ कहता है न दूसरा ग्रहण करता है। 10 बजे सुलेख कार्यालय चले गए और 11 बजे डॉक्टर कॉलरा फोन पर थे। देखिए मिसेस सूर्यवंशी, आपको पता ही होगा सूर्यवंशी जी मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। दरअसल मैं उनसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करे। ऐसी क्या बात हो गई? सुलेख के मुंह में इन दिनों छाले जरूर हो गए हैं, जो पहले भी होते रहे हैं, और वह हमायसिन सस्पेंशन आदि लगाते रहे हैं। आप बहादुरी से काम लेंगी, इस निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि सूर्यवंशी जी को माउथ कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। आपको उन्हें तंबाकू सेवन से रोकना है। तानिया नहीं कह सकी कि मैं तमाम जतन कर हार चुकी हूँ। आप नहीं जानती कि तंबाकू को लेकर इस घर में कैसे कैसे विवाद और संघर्ष हुए हैं, पर सुलेख तंबाकू छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या यह बात सुलेख जानते हैं? हाँ, अनुमान तो होगा ही। कुछ जरूरी बात करनी है। आप घर आ सकें तो। आती हूँ। तानिया को सुलेख के माउथ कैंसर की सूचना ठीक तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मिली। ओह सुलेख, तुम मेरी आशंका को टालते रहे और अब खतरा सामने है। तंबाकू जैसा जड़ पदार्थ कभी उन दोनों के बीच घुस बैठकर उनकी निजता निकटता ध्वस्त करेगा। तानिया ने नहीं सोचा था। अब स्थिति यह हो गई है कि जहां नजर जाती है वहीं तंबाकू की पुड़िया बरामद होती है। मेज पर, अलमारी में, खिड़कियों के पर्दों के पीछे, जेब में। धोने के पहले सुलेख के वस्त्रों की जेबों से तेज भपके के साथ तंबाकू की किरिच निकलती है। वह सावधान करती रही। तंबाकू छोड़ने का इरादा कर लो सुलेख, यह कैंसर का कारण बनता है। लाखों लोग खा रहे हैं, फिर तो सभी को कैंसर हो जाना चाहिए। उन्हीं में से कुछ को होता है, उन्हें भी जो तंबाकू नहीं खाते हैं। खतरा खाने वालों को अधिक होता है। अच्छा, आप वही सब दोहराकर मेरा दिन खराब ना करो। एक क्लेम के मुकाबले ने पहले ही परेशान कर रखा है। तुम्हारे मुंह में यह जो छठे छमाहे छाले हो जाते हैं, वह किसी व्याधि की शुरुआत ही ना हो। छोड़ने की कोशिश करूंगा, आदत धीरे धीरे ही जाएगी। ऐसी आदत डालते ही क्यों हो जो फिर जाती नहीं। वकालत ऐसा पेशा है जहां एकाग्रता बनाए रखने के लिए व्यसन जरूरी हो जाता है। दिन भर मुवक्किलों के साथ माथा खपाना होता है। तंबाकू मैं शौक से नहीं, तनाव से बचने के लिए खाता हूँ। सुलेख इसी तरह अपनी चमत्कारी तार्किक क्षमता से झूठ को सच, गलत को सही सिद्ध करता रहा है। फिर तो कामकाजी स्त्रियों के लिए भी व्यसन अनिवार्य कर देना चाहिए। तनाव से बचने के लिए शराब, सिगरेट, तंबाकू, पान खाने की छूट पुरुषों को ही क्यों मिले, स्त्री को क्यों नहीं? पर स्त्री कोई व्यसन करे तो पुरुष चिंतित हो जाता है कि लोग कहेंगे इसकी स्त्री व्यसनी है। स्त्री ही सदा शालीन संस्कारी क्यों बनी रहे, पुरुष क्यों नहीं? समाज का प्रमुख तो पुरुष बना हुआ है, वही नियामक और निर्णायक है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए, जिससे वह समाज में एक प्रभाव व आदर्श स्थापित कर सके। पढ़ी लिखी पत्नी खतरनाक होती है, पति को स्वतंत्र नहीं रहने देती। जान लो, हम ठाकुर औरत की मुट्ठी में नहीं रहेंगे। हाँ, राजपाट तो खत्म हो गया। ठाकुराई के नाम पर व्यसन बचे रह गए। तुम लोग व्यसन को पुरुषार्थ मानते आए हो। कैसा है यह पुरुषार्थ जिसे शराब या तंबाकू का सहारा चाहिए, और कैसा है यह समाजशास्त्र कि जितना ऊंचा आदमी उतनी ऊंची शराब। तब तो हम स्त्रियां भली कि उनमें जो भी ताकत और साहस है उसका केंद्र उनके भीतर है। उन्हें किसी व्यसन की जरूरत नहीं। डायलॉग बाजी बंद करोगी? सही सलाह देना गुनाह है तो लो, आज से चुप हो। दुख की बात यह है कि पुरुष के दुष्कर्म स्त्री की नियति बन जाते हैं।
मुझे डर है घर में जहां तहां पड़ी तंबाकू की पुड़िया देख मेरे दोनों बेटे यह व्यसन न करने लगे। तुम्हारा रोज रोज का भाषण सुनकर करेंगे ही, इसलिए कहता हूं बात को इतना ना बढ़ा दो कि लड़के प्रभावित हों। घबरा जाती थी तानिया, बेटों को बार बार सचेत करती, तुम दोनों तंबाकू सिगरेट को छुओगे भी नहीं। वह दोपहर बाद चिकित्सक के घर पहुंची। वह चिकित्सक व उनकी पत्नी कामाक्षी से कुछ आयोजनों में मिल चुकी थी, अतः चिकित्सक ने उसे बरामदे में बने क्लिनिक में न बैठाकर भीतर कला कक्ष में बैठाया। कामाक्षी को भी वहीं बुला लिया। चिकित्सक विषय पर आए। सूर्यवंशी जी की स्थिति आप जान ही चुकी हैं। आपको उनका मनोबल बनाए रखना होगा। मुझे आशा है आप उन्हें अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए सौहार्द बनाए रखकर उन्हें भरोसा दें। तानिया नहीं कह सकी। सुलेख को अच्छी तरह समझने का उसका दावा गलत साबित हुआ। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर अब हार चुकी हूँ। आप हार जाएंगी तो कैसे सब ठीक होगा? आदत धीरे धीरे ही जाती है। तो पुरुष ऐसी आदत डालते ही क्यों हैं जो जाती नहीं? क्या सुलेख को तंबाकू के खतरे मालूम नहीं थे? मेरी समझ में नहीं आता, जब सिगरेट के पैक पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब सरकार इसे प्रतिबंधित क्यों नहीं करती? तंबाकू निषेध दिवस भी मनाना है और तंबाकू खुलेआम उपलब्ध भी रहे। आपका गुस्सा ठीक है, पर पुरुषों को फील्ड में काम करना होता है, बड़े तनाव रहते हैं। एकाग्रता बनाए रखने के लिए लोग ऐसी आदतें पाल लेते हैं। आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के रोगियों से जूझना होता है, तो क्या एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको भी व्यसन की जरूरत होती है? चिकित्सक मुस्कुराने लगे। कामाक्षी ने अबूझ भाव से उन्हें निहारा। बात आगे भी जारी रहती, किंतु संबंधित नर्सिंग होम से इमरजेंसी कॉल आ गया। जाना होगा, हम डॉक्टरों की जिंदगी यही है। दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते हमारी अपनी निजता नहीं रह जाती। चिकित्सक जाने को उद्यत हुए तो तानिया भी चलने लगी। कामाक्षी ने रोका। आप पहली बार आई हैं, चाय पीकर जाएं। तानिया रुक गई। बात व्यसन पर ही होती रही। उसी तारतम्य में कामाक्षी कह बैठी, आप तो अपने पति के तंबाकू से ही परेशान हो गई। यहाँ तो होटल राज दरबार में रोज रात को जुए और मदिरा की महफिल सजती है। हाँ, डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ। तानिया चौंक गई। चिकित्सक को तो मदिरापान के खतरे मालूम होते हैं, फिर भी उनका यह आचरण आपको दुख नहीं देता? देता है, पर अब मैं डॉक्टर साहब के गुण दोषों में ही न उलझकर उन पक्षों पर ध्यान केंद्रित करती हूँ जो मुझे सुख देते हैं। यह आसान स्थिति है, पर जब तनाव, दबाव या घुटन हो, तब दूसरे पक्ष पर ध्यान ही कहाँ जाता है। मैं तो विद्रोह कर अब चुप बैठ गई हूँ और सुलेख को उनके हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, एक दिन हमारी सहन शक्ति जवाब दे जाती है और तब हम मौन हो जाते हैं या विद्रोही। लोग सहसा विश्वास नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब जो नगर के सबसे सिद्ध चिकित्सक हैं, शराब पीकर जुआ खेलकर देर रात घर आते हैं। इनके देर रात घर आने पर पहले मैं खूब कलह करती थी। शोर सुनकर मेरी तीनों बेटियां जाग जाती थीं। लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में आपको यह सब कैसे पता चला? तानिया ने बीच में टोका। एक दिन मैं होटल राज दरबार जा पहुंची कि मेरा वहां होना शायद इन्हें ग्लानि से भर देगा। मैंने इनके साथियों से कहा, आप लोग यहाँ ना आए तो इनका आना भी बंद हो जाए। आप लोग क्यों एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जैसे शिष्ट इंसान ने सार्वजनिक स्थल पर मुझे थप्पड़ मारकर कहा कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतना अपमान हम शिक्षित समर्थ स्त्रियों को सहना पड़ता है। तब निरक्षर निसहाय स्त्रियों की कितनी दीन दशा होती होगी। स्त्री चाहे जिस वर्ग की हो, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक किसी न किसी स्तर पर शोषित है और उसके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं सहती तो घर टूटता है और इस टूटने का ठिकरा स्त्री के सिर फूटता है कि इसे निभाना नहीं आता। यह पक्षपात ही तो अखर जाता है। घर को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही क्यों हो? हमें ही क्यों कहा जाए पति को खुश रखो, घर में शांति बनाए रखो? मैं रोते हुए घर पहुंची। मैं नियंत्रण खो रही थी। तब बड़ी बेटी कहने लगी, माँ, हम तीनों बहनें तुम्हारी कुछ नहीं हैं। पापा ही सब कुछ हो गए कि तुम एक उन्हें ही लेकर हरदम सोचो। तुम हमारी खातिर खुश नहीं रह सकती। उसी दिन मुझे लगा, हम अपने दुख या अभाव को इतना व्यक्तिगत क्यों मान लेते हैं कि सोच नहीं पाते कि वह दुख दूसरों को कितना प्रभावित करेगा। कलेश और कलह का बच्चों के विकास और बुद्धि पर बुरा असर होगा। मैंने प्रण किया कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी।
जो बिगड़े वातावरण को अधिक बिगाड़ दे। मुझे हर हाल में अपनी बेटियों को स्वस्थ वातावरण और सुरक्षा देनी है। तब मैंने सोचा, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, मैं इसी उधेड़-बुन में उलझकर क्यों रह जाना चाहती हूँ, जबकि वे मेरी भावनाओं को महत्व नहीं देते। इनकी हरकत मुझे इसलिए दुख देती थी क्योंकि मैं उन पर बहुत अधिक केंद्रित थी। तानिया को याद आया, कलह और उसके रोने धोने से बेटे खींच जाते हैं। ओह, ऐसा न हो बेटे भी विमुख हो जाएं। तो क्या अब निरुपाय होकर आप तटस्थ हो गई हैं? मेरा मतलब मौन नहीं। तटस्थ हो जाना समाधान नहीं, बल्कि पलायन है। इस तरह रिश्तों में निराशा भरती है। यह सही है, पति पत्नी के बीच तनाव हो तो रिश्ते में वह बात नहीं रहती। फिर भी हमें रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि भागना कभी भी आसान नहीं होता, न समय से, न स्थिति से, न स्थान से, न खुद से, और न ही रिश्तों से। समाज का अस्तित्व कायम है तो इसलिए कि परिवार है। मेरी पहली कोशिश यह होती है कि मैं स्वयं को कभी भी दयनीय न लगने दूं। मेरा एक व्यक्तित्व है और मैं निराश या अस्त व्यस्त रहकर अपने व्यक्तित्व को मात्र इसलिए खत्म नहीं कर सकती कि मेरे पति मदिरा या जुए में निमग्न हैं। जिंदगी में कोई एक पक्ष नहीं होता कि वहां से हमें हताशा मिली तो हम दूसरे पक्षों पर ध्यान न दें। यह नकारात्मक तरीका है। मैं उन पक्षों को याद रखती हूँ जो मुझे सुख देते हैं। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब में कभी सुधार होगा या नहीं, पर मुझे संतोष रहेगा कि मैंने घर के वातावरण को बिगड़ने से यथासंभव रोका है। यह समझौता या घुटने टेकना नहीं है, बल्कि मैं अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। तानिया मुग्ध भाव से कामाक्षी की बातें सुनती रही, फिर बोली, फिलहाल इतना कह सकती हूँ कि आपसे मिलकर मेरा उच्चाटन कम हुआ है। समस्या का समाधान न भी निकले, पर हम उस समस्या को इतना विकृत न बना दें कि दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएं। हमें कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि हमारे हिस्से की भूमिका शायद कभी खत्म न होगी। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगी कि इन पुरुषों को सद्बुद्धि दे। तानिया ने कुछ इस तरह कहा कि कामाक्षी मुस्कुरा दी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी भूमिका। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।